मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं आज हमारा नया चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 4 ट्राइबल्स डिकूल्स एंड द विजन्स ऑफ द गोल्डन एज। तो आज हम लोग चैप्टर्स 4 करेंगे। ट्राइबल्स मोस्टली ट्राइबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्राइबल्स जो है कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं और ट्राइबल किसे कहते हैं। ठीक है, सो द स्टेपिंग इन में क्या लिखा है कि द ट्राइबल दैट इज ट्राइबल किसे बोलते हैं, द वे ट्राइबल लिव्स, इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स ऑन द ट्राइबल्स के ऊपर जो ब्रिटिश रूल्स उन्होंने जब इंडिया में आए तो उनकी क्या इफेक्ट पड़ी, एंड द ट्राइबल रिवॉल्ट, उन्होंने किस तरह से रिवॉल्ट किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। द ब्रिटिश बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। दिस अफेक्टेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. The tribal groups were also affected. They resisted the changes brought by the Britishers. So when the Britishers came in India, first they came for the business purpose. पहले वो business purpose के लिए आए थे. Then slowly they started controlling the different part of the country. फिर धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग अपने कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग एरिया उन्होंने कैप्चर किया। तो सबसे पहले बंगाल कैप्चर किया, इस तरह से रूल करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकली कंट्रोल शुरू हो गई और इसी तरह से अल्टीमेटली द कंट्री टोटल द होल एरिया जो था इंडिया का उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो इसी तरह से बहुत सारे जो सोसाइटीज़ में अलग अलग सेक्शंस थे उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा और उनके कारण उनकी लाइफस्टाइल जो थी उनमें भी इफ़ेक्ट पड़ी। तो उनमें से एक था जो ट्राइबल्स, जिसके कारण उनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई ट्राइबल्स ग्रुप्स को। और उन्होंने फिर उन ग्रुपों ने क्या किया, उनको रेजिस्ट भी किया, मतलब उन्हें उनकी आवाज़ को, मतलब ब्रिटिशर्स ने उनको दबाने की कोशिश की, उनकी रूल्स को फॉलो करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई, रिवोल्ट किया। नाउ द ट्राइबल्स अगर हम देखते हैं ट्राइबल्स में यहाँ पर, तो ट्राइबल्स को क्या बोला जा रहा है कि आदिवासी इज़ द कलेक्टिव टर्म फॉर ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स जो है आदिवासी कहा जा रहा है इसे कि आदिवासी है। किसे बोलते हैं आदिवासी? हु आर कंसिडर्ड इंडिजिनियस टू प्लेस। ना जिसे हम लोग डिस्कस कंसिडर करते हैं कि वो इंडिजिनियस है उस प्लेस के, जैसे कोई उसी जगह में जो रहता है नेटिव पीपल बोलते हैं, वहाँ के खुद के लोग। तो उसी तरह से जो कहा जा रहा है फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? मेनली फॉरेस्ट में। तो ट्राइबल्स जो रहते हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत सारे एरिया में रहते हैं। दे कॉल इंडिजिनियस मीन्स नेटिव पीपल्स, वहाँ के खुद के लोग। और वो रहते कहाँ पे हैं? वो रहते हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में। सो विद इन इंडिया दे लिव्ड आइदर एज फॉरेजर्स और एज ट्राइबलिस्ट डिसेंट्री कम्युनिटीज। आइदर जो है वो जो फॉरेस्ट में रहने वाले या फिर कोई ट्राइबल्स जो है दूसरे कंट्री से इंडिया में आके वो सेटल्ड हो गए, सेडेंट्री कम्युनिटीज। इस तरह से अलग अलग बहुत सारी कम्युनिटीज़ इंडिया के अंदर भी आए ट्राइबल्स के। हाउएवर इंडिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज ट्राइब्स एज इंडिजिनियस पीपल। लेकिन इंडिया के अंदर कहा गया कि इंडिया में इंडियंस ने ट्राइबल्स को एज ए इंडिजिनियस पीपल्स नहीं समझा, उसे रिकॉग्नाइज नहीं दिया गया ऐसे इंडिजिनियस पीपल्स की, नेटिव पीपल्स है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कितने सारे ट्राइब्स रहते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, तो देखा जाएगा गोंड। जो गोंड है वो ट्राइब्स है और अमंग द लार्जेस्ट ट्राइब्स ग्रुप्स इन साउथ एशिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा लार्जेस्ट में है, एंड परहैप्स द वर्ल्ड, साउथ एशिया के अंदर और साथ साथ वर्ल्ड के अंदर भी शायद ये बहुत ज़्यादा है। द टर्म गॉन्ड रिफर्स टू ट्राइबल्स पीपल हु लिव ऑल ओवर इंडियंस डेक्कन पेनिनसुला। तो ये ट्राइबल्स पीपल्स कहाँ रहते हैं? ये गॉन्ड्स जो है वो इंडिया में कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? इन विच एरिया दे रेसाइड्स इन इंडिया? सो दे लिव इन द डेक्कन प्लेटो, दैट इज द पेनिनसुला, this one, the lower one portions, that is this one, the Gujarat, and so this is the Deccan Plateau. ये रहा डेक्कन प्लेटो, इस तरह ट्रायंगुलर शेप अंदर वाला, तो ये एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर महाराष्ट्र भी आ गया, इसके अंदर महाराष्ट्र एमपी भी आ गया थोड़ा सा। ठीक है,
तो नीचे कर्नाटका आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, इस तरह से कुछ ना कुछ एरियाज़ है जहाँ पे सारा बाउंड्री को टच करता है। तो इसी तरह से दे रिसाइड इन द डेक्कन एंड पेनिनसुला प्लेटोज। मोस्ट डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज गॉन्ड। मोस्ट जो लोग हैं वहाँ पे मेनली उसको क्या बोलते हैं, हिल्स पीपल्स, और एज कोइज और कोयतुर गॉन्ड लिव्स ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया। तो जो कहाँ रहते हैं, सेंट्रल इंडिया, मतलब वो हमारा डेक्कन प्लेटो जिस तरह से हमने बताया, तो इसी तरह से वो सेंट्रल बीचों बीच इस तरह से यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये सेंट्रल इंडिया पूरा का पूरा देखा जाता है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, दे लिव ऑन दैट एरिया मेनली। उसके साथ साथ महाराष्ट्र, ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में उड़ीसा भी है। एज हिल पीपल्स, उन्हें हिल्स पीपल्स के नाम से ही लोग मेनली कहा जाता है। एंड दे ट्रेडिशनली हैव बीन एसोसिएटेड विथ हिल्स एंड अपलैंड इन द डेक्कन पेनिनसुला। और साथ साथ ही एसोसिएटेड भी है क्योंकि ये पहाड़ों में ही मिलते हैं, पहाड़ों में रहते, पहाड़ों में जंगल होते हैं वहाँ पे। इसी तरह से अपलैंड, ये प्लेन एरिया में नहीं रहते। कौन, गॉन्ड जो है वो प्लेन मेनली देखा गया है, वो अपलैंड्स एरिया या फिर हिल्स एरिया में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से इसको हिल्स मैन के नाम से कहा गया। तो मेनी गॉन्ड्स लिव्स अराउंड द सतपुरा हिल्स। तो कौन सी हिल्स में, सतपुरा हिल्स है, माइकाला रेंजेस एंड सन देवगढ़ अपलैंड। ये जो है अपलैंड है, बहुत ऊंचा है, ये प्लेटो नहीं है, हिल्स नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा है, इस तरह से इसको अपलैंड हो गया। एंड ऑन द बास्तर प्लेटोज, ये सारे नाम है प्लेटोज के, ठीक है। कुछ प्लेटोज है, कुछ हिल्स है और कुछ अपलैंड्स है। मेनी गॉन्ड ट्राइबल्स ऑल्सो लिव इन द गर्जत हिल्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थन उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी जो हिल्स है गर्जत, वहाँ पर भी वो पाए जाते हैं। तो ये जहाँ पे मतलब देखा जा रहा है कि माउंटेन्स है, प्लेटोज है, अपलैंड है, वहाँ पे गॉन्ड्स रहते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे इंडिया में पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया, दैट इज़ द डेक्कन प्लेटो। अब दूसरा आता है भील, ठीक है। तो दूसरा आ गया भील ट्राइब्स आर लिस्टेड एज इंडिजिनियस पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, दैट इज़ ऑल इन द वेस्टर्न डेक्कन। ये इंडिजिनियस पीपल्स मतलब उनके नेटिव पीपल्स है, ये वहीं के हैं, भील्स बाहर से नहीं आए। अब वो कहाँ कहाँ है, गुजरात के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और ये सारा जो है कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन्स, डेक्कन एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया, इंडिया के मिडिल में कहाँ, कौन से, महाराष्ट्र आ गया देखा जाए, मिडिल थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ उसका कुछ एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा पाया जा रहा है, क्योंकि ये पोर्शन देखेगा तो ये महाराष्ट्र आ जाएगा, उड़ीसा इधर आ जाएगा, छत्तीसगढ़ इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से राजस्थान इसके ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर टॉप में चला जाएगा। तो इसी तरह से ये सेंट्रल इंडिया के नाम से कहा जा रहा है। इसके अलावा त्रिपुरा, अभी कहाँ हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा टोटली ईस्ट में चला गया, ईस्ट में इधर आ गया, इस तरह से आते हैं तो त्रिपुरा इधर आ गया, है ना। तो ये ईस्ट वाला एरिया हो गया, ईस्टर्न एरिया हो गया। तो ये बहुत दूर चला गया, बट ये इंडिया का ही हिस्सा है, स्टेट है, ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश। द भील्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडोगैमियस टेरिटोरियल डिविजन्स। जहाँ जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको डिविजन्स किया गया, इसकी डिविजन्स भी कर दी गई है अलग अलग, कि कौन से ग्रुप से, इस तरह से उनको डिवाइड भी कर दिया उसकी एरिया वाइज। तो ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के इसके अकॉर्डिंग। द विच इन टर्न हैव नंबर ऑफ क्लेन्स एंड लिनेजेस, जिसके कारण सब ने अपने अपने क्या बना लिए, अपने अपने क्लेन्स, कि ये कौन से क्लेन्स से बिलोंग करते हैं और उसकी जात मतलब इनकी जो फॉर फादर थे इसके जो थे कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी क्लेन्स कौन है, इस तरह से उनके पूर्वज कौन है, कौन सी कहाँ मतलब जैसे बोलते डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी बिलोंग करते हैं, कौन सी खानदान, इस तरह से उनका क्लेन्स कौन है, इनका पूर्वज कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से ये कब हुआ, बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन, जिसके लिए कहा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं, गुजरात में पाए जा रहे हैं, राजस्थान में पाए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग हो गए। तो सब हर स्टेट्स के अलग अलग क्लेम्स दिखाया जाएगा कि वो जो वहाँ पे फिक्स हो गए वो बस गए, तो वो लोग उसी एरिया के हो गए। इसी तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया। मोस्ट भील्स नाउ स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द रिलीजन्स दे डिसाइड। अभी लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, जिस स्टेट में वो रहने लगे हैं, जैसे महाराष्ट्र मराठी हो गया, गुजरात में गुजराती हो गया,
और एस हिंदुस्तानी डायलेक्ट्स, या फिर एक हिंदुस्तानी डायलेक्ट्स के नाम से बोली, ये लैंग्वेज नहीं होती है। तो इसी तरह से ये भाषा है वो लोग बोलना शुरू किए। दे आर मेनी मोर ट्राइब्स, इसके अलावा भी और बहुत से ट्राइब्स है, जैसे सांथाल ट्राइब्स, मुंडा ट्राइब्स, बहुत से ट्राइब्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ ट्राइब्स है, आंध्र प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे नाम से, मैं एक दो नाम पढ़ूंगी, ये आप देखना बहुत सारे। आंध्र प्रदेश में आंध, साधु आंध, बगता, भील, इस तरह से, तो ये सारे जो नाम से, ये सारे ट्राइब्स के नाम से। फिर अरुणाचल प्रदेश में अपत, तानिस, अबोर, दफला, गोलांग, इस तरह से ये सारे नाम हैं। फिर नेक्स्ट आता है आसाम में चकमा, आसाम के अंदर चकमा, फिर दिमासास, इस तरह से अलग अलग है। बिहार में असुर, बैग, फिर छत्तीसगढ़ में आगरिया, गोवा में धोदिया, गुजरात में बारदा, बामचा, हिमाचल में गद्दीज, इस तरह से बहुत सारे नाम है। जम्मू एंड कश्मीर में बकरवाला, झारखंड में बिरहोर, कर्नाटक में अदियान, केरला में अदियान, ये भी अदियान है, अरंदान, फिर मध्य प्रदेश में बैगाज, फिर आता महाराष्ट्र में बैना, बुजनिया, मणिपुर में आयमोल, मेघालय में चकमा। तो अलग अलग ये सारे एक एक मैं एक एक दो दो नाम पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारे हैं। तो हमारे देश के अंदर सोचो कितने सारे ट्राइब्स, हर स्टेट में अलग अलग ट्राइब्स हैं। मिजोरम में चकमा, दिमासा, नागालैंड में अंगामी, गोरा, उड़ीसा में गदावा, राजस्थान में भील, सिक्किम में भूतिया, तमिलनाडु में अदियान, अरानांदा, तेलंगाना में चेंचस, त्रिपुरा में भील, भूतिया, चैमाल, उत्तराखंड में बोतियास, बुक्कास, बुक्सा, उत्तर प्रदेश में बोतिया, वेस्ट बंगाल में असुर, कोंद, अंडमान एंड निकोबार में ओरानल्स, लिटिल अंडमान जरावा, एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर हम आते अबोहर, चांद, गोलंग, मिशिमी, इस तरह से कितने सारे, सोच लो ये सारे ट्राइब्स है जो हमारे इंडिया में रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार ट्राइब्स किसे कहते हैं, दोज हू बिलोंग्स और दोज हू रिसाइड्स इन द फॉरेस्ट एरिया, उन्हीं को कहा गया है ट्राइब्स। नाउ द ट्राइबल सोसाइटी हैज़ अ डिस्टिंक्ट कल्चर्स ऑफ देयर ओन एंड दे वांटेड नो वन टू इंटरफेयर इन इट। अब यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ जब वो लोग रहते हैं, उनकी खुद की सोसाइटी है, खुद की समाज है, तो उनका खुद का अपना कल्चर है जो डिस्टिंक्ट मीन्स अलग है, हमसे अलग है, उनका खुद का अलग है। और वो नहीं चाहते कोई भी उनके बाहर वाले उनके कल्चर्स को डिस्टर्ब करे, कोई इंटरप्रेट करे उनके ऊपर। द ट्राइबल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द रीजन्स दे लिव्ड इन। जो ट्राइबल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट में जो भी पाया जाता है तो वो उनसे ही अपना घर चलाना, सब कुछ उनसे बहुत कुछ लेके वो बनाते हैं सामान, फिर वो बेचते हैं, उनसे पैसे मिलते हैं। एग्रीकल्चर भी वो वहीं करते हैं। जंगलों में क्या करते हैं कि जैसे एक एरिया ले लिया जंगल का, ठीक है, वहाँ पे पेड़ होंगे, उनको काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे, आग लगा देंगे, फिर वो राख जब बन जाती है, आग लगने के बाद जो राख होती है वो लैंड में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वो ग्रो करेंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, बीज लगाएंगे, इस तरह से बीज लगा देंगे, बाद में क्या होगा उसमें से क्रॉप्स ग्रो हो जाएगी, एग्रीकल्चर। तो इस सिस्टम को क्या बोलता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे क्योंकि ये प्रैक्टिस जो होता है वन एरिया के अंदर वो लगभग 2 से 3 साल 2 to 3 ईयर्स ही काम करते हैं, फिर वो वापस एरिया चेंज करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे एरिया जाते हैं। दूसरा फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, फिर दूसरे एरिया में जाएंगे फॉरेस्ट में, फिर वहाँ से पेड़ काटेंगे, उनको फिर से वहाँ पे फायरिंग करेंगे, फिर उनका जो राख होगा, एशेस होंगे, वो क्या करेंगे उस सॉइल में मिला दिया जाएगा। तो इसी तरह से वो मूव करते रहते हैं। तो इसीलिए उसका जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से कहा जाता है। तो इसी तरह से जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है, वहाँ रहते हैं, तो उनका वो जो हो गया सेटल डाउन, वहाँ पे रह गए, उनका खुद का वो वहाँ पे बस गए, परमानेंट एरिया हो गया उनका। वाइल अदर्स हैड अ नोमैडिक लाइफ। कुछ जो होते हैं नोमैड्स होते हैं, नोमैडिक लाइफ से मतलब वो फिक्स नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। द ट्राइबल्स वे एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। हर ट्राइबल्स अलग अलग काम करते हैं, और उनमें से एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि खेती बाड़ी करते हैं, वो जंगलों में आग लगा के
और वो एक जगह कभी भी नहीं करते, एक जगह में 2 से 3 साल, फिर वो वापस दूसरे एरिया शुरू करते हैं ना। झूम एंड जैसे झूम और झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को लोकल लैंग्वेज में, उनकी भाषा में लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है झूम और झूम कल्टीवेशन, ठीक है। फॉर जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश मीन्स पेड़ों को काट देना, फिर आग लगा देना, बर्न मीन्स आग लगा दिया। प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल ग्रुप्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में भी होती है। इन वर्ल्ड में बहुत जगह होती है, इंडिया में ही नहीं। मीन्स जहाँ जहाँ ट्राइब्स है जो हिल्स में रहते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम, इंडिया में झूम के नाम से बोलते हो, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नामों से इसे कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्लैश एंड बर्न या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, ये कॉमन है। तो बांग्लादेश में खागरा, चारी एंड स्लाइथिल, इस तरह से अलग अलग नाम है, मेनली स्लैश एंड बर्न, तो इस तरह से वही है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स। Now they select a patch of land and cleared it by cutting down the trees and burn them। जैसा मैं डिस्कस किया कि एक एरिया, पैच ऑफ लैंड में एक एरिया ले लिया गया, उसे क्लीन कर दिया गया, कैसे कट डाउन ट्रीज़ को, फिर इसे बर्न कर दिया, फिर दे कल्टिवेट द लैंड विद द सम एरिया, उसके अंदर कुछ साल वो उसके अंदर कल्टिवेशन करते हैं। फिर दे वे हंटर गैदर, क्योंकि वो हंटिंग भी करते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, फॉरेस्ट से, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, हनी है, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो हमें नहीं पता लेकिन उनको पता होता है, मेडिकल हर्ब्स क्या काम आता है। दे आइदर कंज्यूम देमसेल्फ और सोल्ड देम इन द लोकल मार्केट, वो खुद के लिए भी यूज़ करते हैं और जो ज़्यादा होता है उसे मार्केट में बेच देते हैं। व्हेन अ फॉरेस्ट वॉज नो लॉन्गर एबल टू सप्लाई देयर नीड्स, जब तक, फिर जब देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर कुछ नहीं बचा उनको खाना देने के लिए, दे मूव टू अनदर फॉरेस्ट, तब वो दूसरे जंगल चले जाते हैं, फिर जहाँ से उनको खाना मिलेगा। तो इस तरह से वो घूमते रहते हैं। सम ट्राइबल्स हर्ड एंड रियर एनिमल्स टू, कुछ एनिमल्स ट्राइबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एनिमल्स को भी रखते हैं, उनको पालते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट यूज़ कर सके, मिल्क यूज़ कर सके। और वो जब मूव करते, दे वर कॉल्ड एज नोमैड्स, उसे नोमैड्स बोलते हैं क्योंकि वो एक जगह फिक्स नहीं होते, वो जगह चेंज करते रहते हैं। व्हेन द सप्लाई ऑफ फूड्स फॉर द एनिमल्स गेट एग्जॉस्टेड इन एन एरिया, दे मूव टू अनदर एरिया। जब उनकी एनिमल्स के लिए जब खाना ख़त्म हो जाता है तब वो क्या करते हैं, दूसरी एरिया में चले जाते हैं अपने एनिमल्स को लेके ताकि उनको खाना मिल सके। तो इसी तरह से उनका लाइफ जो है वो कभी भी सेटल्ड नहीं होता, वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए उसको नोमैड्स के नाम से कहा जाता है, ठीक है। Now we will move to the new topics, the British rules and the tribals। तो जब इंडिया में ब्रिटिश रूल्स आए तो उस तरह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रूल्स बनाई और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाई थी। सो द ट्राइबल्स वर ट्रेडिशनली वेरी क्लोज नीड टू कम्युनिटी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी से क्लोज थे। दे प्रिफर्स टू लिव इन द आइसोलेटेड एंड डिड नॉट इनकरेज आउटसाइडर इन द कम्युनिटीज़, और वो नहीं पसंद करते थे कि कोई बाहर वाले आके उनके घर पे उनके ऊपर कोई हुक्म करे, तो वो अलग रहना चाहते थे दूसरों, मीन्स फॉरेस्ट का लाइफ जो होता है वो टोटली अलग होता है बाहर की लाइफ से, तो इसीलिए वो अलग, आइसोलेटेड मीन्स अलग, और चाहते थे कि कोई भी बाहर वाला उनकी कम्युनिटी में ना जाए और उनको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश रूल्स अफेक्टेड द ट्राइबल्स लाइफ इन मेनी वेज, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से रूल बनाया, उनकी लाइफ को उन्होंने डिस्टर्ब किया। ट्राइबल कम्युनिटीज सफर्ड व्हेन द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज सेफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले जब उन्होंने रूल्स बनाया फॉरेस्ट के ऊपर और फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के अंडर आ गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वे डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड, अब यहाँ पे उन्होंने उसको रिजर्व कर दिया, अब वहाँ से कोई कुछ नहीं ले सकता, उसको बचाना है, सेव करना है। तो प्रॉब्लम अरोज, तब प्रॉब्लम अराइज होती है कि ट्राइबल्स कहाँ रहेंगे, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, फूड लेते थे, फ्रूट्स लेते थे, वुड लेते थे, अब उनको ये सब लेना मना हो गया कि वो नहीं ले सकते। तो इसी तरह से देखा गया उनका लाइफ जो था सडनली एकदम चेंज हो गया, किसके कारण, ब्रिटिशर्स के कारण।
So in 1840, the British colonial administrations promulgated an ordinance called Crown Land Ordinance. तो उन्होंने क्या किया 1840s में ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने एडमिनिस्ट्रेशन जब कंट्रोल किया तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया, उसका नाम रखा, रूल्स पास करवाया क्राउन लैंड, ठीक है। तो दिस ऑर्डिनेंस टारगेटेड, इस रूल्स में क्या था, मेनली टारगेट किसके ऊपर क्या था, उन्होंने टारगेट फॉरेस्ट के ऊपर किया था, फॉरेस्ट इन ब्रिटिश एशियन कॉलोनीज की, जहाँ जहाँ एशिया के अंदर उन्होंने कंट्रोल किया था उन सभी के ऊपर। एंड वेस्टेड ऑल फॉरेस्ट, तो उसके बाद सारे फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा किया। वेस्ट अनऑक्युपाइड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड टू द क्राउन, जितने सारे एरिया था सारा किसके अंदर चला गया, ब्रिटिश के अंदर चला गया। द इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1864, और उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बना लिया फॉरेस्ट के लिए, इम्पीरियल डिपार्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट, इम्पीरियल मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने 1864 में। द ब्रिटिश स्टेट मोनोपोली ओवर इंडियन फॉरेस्ट वॉज फर्स्ट असर्टेड थ्रू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और ये मोनोपोली का मतलब कंट्रोल, कि अब फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, मोनोपोली मीन्स ब्रिटिश का अकेला का खुद का कंट्रोल है, और उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रूल पास करवाया 1865 में। दिस लॉ सिंपली स्टैब्लिश द गवर्नमेंट्स क्लेम्स ओवर फॉरेस्ट। इस रूल से साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि गवर्नमेंट का ही अधिकार रहेगा फॉरेस्ट के ऊपर। द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन देन enacted a further far-reaching forest acts of 1878। इसके अलावा उन्होंने फिर से एक एक्ट रूल पास किए 1878 में, जिसमें कहा गया thereby acquiring the sovereignty of all the wasteland which is in definition included all forest। इसके साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट जब दूसरा लॉ पास किया 1878 में कि जो भी फॉरेस्ट के आसपास ज़मीन थी, वेस्टेड ज़मीन थी, वो सभी फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, उनमें से भी कोई कुछ भी नहीं लेगा उस ज़मीन से भी। दिस एक्ट ऑल्सो इनेबल द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिमार्केट रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने शुरू कर दिया डिमार्केट मीन्स रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया गया उन्होंने। उसके बाद इन द फॉर्मर ऑल लोकल राइट्स वे abolished, while in the latter some existing rights were accepted as a privilege offered by the British government to the local people which could be taken away if necessary। तो जब पहला वाला रूल्स बनाया गया था तो उसमें क्या गया कि सारा राइट्स जो था वो छीन लिया गया और लोकल से, फिर बाद में कुछ राइट्स उनको दिया गया, वो भी तब कि ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया है, लेकिन अगर उनको लगेगा तो वो बाद में वो रूल्स वो राइट्स वापस ले सकते हैं। तो द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 अमेंडेड ट्वाइस, तो 1865 में जो राइट्स बनी थी उसको दो बार चेंज किया 1878 एंड 1927 में। एम्ड एज डिक्लेयरिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एंड अ रिसोर्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जिसमें उन्होंने क्या बताया, डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट है इंडिया का वो गवर्नमेंट का है, और ये जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें पाई जाती है फॉरेस्ट के अंदर, वो किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की होगी। These actions of the British government took away the livelihood of the local people। तो फॉरेस्ट के बाहर जो भी गांव होते थे वो लोग भी गांव फॉरेस्ट से बहुत कुछ लेते थे फॉरेस्ट से, तो अब ये सभी लोगों को क्या हो गया कि अब वो कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी फॉरेस्ट में एंटर करना ही मना कर दिया, नहीं जा सकते। तो इनका लाइफ जो था टोटली एकदम सडनली चेंज हो, किसके कारण, ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके रूल्स के कारण। The British government cleared vast lands of forest for cultivation of plantations similar to those in Africa, America, wherein abundant exploitation of people was prominent। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वैसे ही फॉरेस्ट एरिया बहुत सारी ज़मीन फॉरेस्ट को कट कर दिया और उसमें प्लांटेशन कल्टिवेशन शुरू कर दी प्लांटेशन का। जैसे ही अफ्रीका में उन्होंने शुरुआत किया, अमेरिका में शुरू किया, और वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हमारे लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। दिस डिस्क्रिमिनेट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज डन ऑन द बैनर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और इन्होंने इसका जो काम शुरू किया था उनका नाम रखा था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मतलब कि ये पेड़ जो है जंगल में, मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग बहुत अपने आप जो ग्रो होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ग्रो हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको हम लोग सिस्टमेटिक रो करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें इस टाइप के पैटर्न नहीं चाहिए, उन्होंने कट कर दिए और उन्होंने यूज़ किया
सिंगल प्लांट्स मीन्स एक ही वैरायटी के प्लांट्स होगी, एक ही स्पीसीज की प्लांट्स होगी, और वो भी स्ट्रेट लगाया जाएगा, एक के पीछे एक करके इस तरह से लगाया जाएगा। और वो तो इन्होंने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया इस प्रोसेस का? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि वो जंगलों को सुधार रहे हैं। तो इससे सुधारना नहीं कहते, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब ये था फॉरेस्ट विच ग्रो नेचुरली एंड दे आर वैराइटीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स रहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको कट करके पर्टिकुलर एक टाइप का प्लांट लगाना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें उन्होंने नाम दी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। दैट वॉज टोटली रॉन्ग। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स इन इंडियन precipitated a period of intense rebellions against the country's indigenous groups। और इस तरह से उन्होंने शुरू किया था अपना रूल्स और अलग अलग लॉ जो फॉर्म किया, जिसके कारण लोगों ने रिबेलियन मीन्स रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि कौन लोगों ने? जो इंडिजिनियस, जो खुद देश के लोग, ट्राइबल्स, इस तरह से कि ये चीज़ें उन्हें नहीं सहना, वो सहन नहीं कर सकते। ट्राइबल्स जिनका घर है उनको घर से निकाल दिया गया मान लो। तो मोस्ट ट्राइबल्स कन्फ्लिक्ट अकर इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो इसी तरह से उनके साथ देखा गया कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, रिवॉल्ट शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के साथ। एंड मेनी हिस्टोरियंस हैव डॉक्यूमेंटेड हाउ अ होस्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज गेव राइज टू वाइड स्प्रेड रूरल अनरेस्ट एंड वायलेंस ऑल्सो। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने भी कहा, उनको बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके थ्रू पता चला कि जो इंडियंस लोकल पीपल्स थे उन लोगों को भी बहुत परेशानी होने लगी, और जिसके कारण लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया अपने लिए, बचाव के लिए, कि हमें ज़िंदा रहना है तो हमें लड़ना होगा। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मेनी ऑफ द कॉलोनियल एरा पॉलिसीज दैट हैज कॉज्ड रिवॉल्ट वे आर नॉट रिफॉर्म्ड एंड द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिस्ट इंसर्जेंस। तो इसीलिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो पीरियड था जहाँ पे अलग अलग वो लोग ब्रिटिशर्स रूल्स अपने बना रहे थे, पॉलिसीज़, तो लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था। एंड रिवॉल्ट जो था वो रिफॉर्म था, मतलब उसे कोई लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप चाहिए था, उसको कंट्रोल करे, एक वे में ले जाए जहाँ पे सक्सेस मिले, वो चीज़ें नहीं थी। तो दे वर नॉट रिफॉर्म्ड। ठीक है, साथ साथ जो ट्राइबल्स कॉन्फ्लिक्ट्स हुई वो कंटिन्यू रहा। जैसे नक्सलिस्ट आज हमारे लिए प्रॉब्लम बन के रहा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लड़ते हैं वो नक्सलिस्ट, तो उस तरह से वो उसी जैसा कहीं ना कहीं सडनली उनसे लड़ते हैं, फिर छिप जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं करते हैं, यहाँ तक ट्राइबल्स का रिवोल्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।